हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक की न्यूज़। जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या कोई इम्पॉर्टेंट लॉन्चिंग हुई है बाय नासा, इसरो, डीआरडीओ, जीआरएसी, उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। वीडियो के दौरान आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और आज हम जनवरी से लेकर जून तक जो भी साइंस एंड टेक की न्यूज़ है उनको कवर करने वाले हैं। ये न्यूज़ आपको यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, इसके अलावा जितने भी आप वनडे एग्जाम में अपीयर होते हैं सभी में आपको यूजफुल होगी। यहाँ पे हम कंप्यूटर की भी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है जीए हमारे सीए कोर्स का, तो आपको ये पीडीएफ वहां पर ऐड करके मिल जाएगी। ओके है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बढ़िया से एंजॉय करके देखना है। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे हम इसरो ने जो भी इवेंट किए हैं, जो भी लॉन्चिंग की है, उन पे हम पहले डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें डिस्कशन करना चाहिए अबाउट इसरो का फुल फॉर्म रिसेंटली एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, तो हर एक छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 15 अगस्त को किया गया था 1969 में। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम हम किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम हम बोलते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ओके, अभी प्रेजेंट में अगर हम इसरो के चेयरमैन के बारे में बात करें तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। अगर इसरो के बारे में बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। इसरो ने अपना पहला एयरक्राफ्ट या पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो आर्यभट्ट थी, और सोवियत लॉन्चर से हमने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद हमारे स्पेस प्रोग्राम ने ग्रोथ की और 1980 में हमने अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च किया था जिसका नाम था SLV-3। SLV-3 हमारे भारत का पहला लॉन्चिंग व्हीकल था जिसकी कैपेसिटी 40 kg की थी और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में हमने लॉन्च किया था। इसके कुछ समय बाद हमने इनसेट सीरीज को लॉन्च किया। इनसेट इंडिया नेशनल सैटेलाइट है जो कि बेसिकली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सीरीज है। तो इनसेट 1B को हमने लॉन्च किया था 1983 में। इसके बाद हमने फर्दर प्रोग्रेस की और हमने अपने कई सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स को बनाया। लॉन्चिंग व्हीकल वो ऑब्जेक्ट है या वो डिवाइस है जो कि सैटेलाइट को कैरी करके ले जाता है और अलग अलग ऑर्बिट में उनको पहुंचाने का काम करता है। हमने SLV बनाया, SLV के बाद हमने PSLV बनाया और PSLV के बाद हमने GSLV बनाया और अब हम RSLV पे काम कर रहे हैं और उसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है। GSLV के 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलते होंगे, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3। ये जो GSLV Mark 3 है ना, उसका नाम हमने चेंज कर दिया और हमने उसका नाम चेंज करके LVM-3 कर दिया। ये वही LVM-3 है जिसका यूज रिसेंटली किया गया है 14 जुलाई को। अगर आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है। सतीश धवन, श्रीहरिकोटा हमने अपने स्पेस सेंटर से, और वो रॉकेट हमने जो है वो LVM-3 का यूज चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में किया है। RSLV हमारा रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिशन इसरो के रहे हैं, जैसे कि आप लोग ने मॉम मिशन के बारे में सुना होगा जिसपे कई सारी मूवीज भी बनी है। मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था इसे लॉन्च किया था हमने PSLV C-25 रॉकेट की मदद से। अगला अगर हम मिशन देखें तो चंद्रयान 1, तो चंद्रयान 1 की जो लॉन्चिंग डेट है वो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। हमने चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था? PSLV C-11 अपने रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। फिर हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था GSLV से हमने लॉन्च किया। हम चाहते थे कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएं, लेकिन हमारा जो क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया और सॉफ्ट लैंडिंग हम नहीं करा पाए। चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था 2019 में और अभी हमने फिलहाल चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है LVM-3 रॉकेट की मदद से 23 अगस्त
23 अगस्त 2023 में हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून में एंटर करेगा। ओके है, तो इतनी चीज़ें आपको अबाउट इसरो पता होनी चाहिए। आइए अब हम बातें करेंगे इसरो की रिसेंट न्यूज़ पे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको है अबाउट द सीए रफ्तार। हमने बेसिकली 2 मैगजीन यहाँ पे लॉन्च की हैं। पहली मैगजीन है सीए रफ्तार, जिसमें हमने जनवरी से लेकर जून तक, मतलब ये जो 6 मंथ थे, उनकी हेडलाइंस को कवर किया है। सारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस मंथ वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर की गई हैं। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से भी और हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर, याद है आपको, ईयरली करेंट अफेयर्स की मैगजीन को लॉन्च किया था, लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हम 6 मंथली मैगजीन भी लॉन्च करें, तो हमने यहाँ पे 6 मंथली करेंट अफेयर्स की मैगजीन को भी लॉन्च किया है। आप इसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से और एप्लीकेशन से। ओके है, सो स्टार्ट कर ले इसरो की न्यूज़ से। फर्स्ट नंबर पे है, इसरो ने लॉन्च किया है अपना स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV-D2। अब यहाँ पे एग्जाम में बनेगा SSLV क्या है। SSLV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो SSLV है। SSLV-D2 को रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है और ये इसरो का स्मॉलेस्ट रॉकेट है। लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? तो लॉन्चिंग हुई है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ओके, अब ये जो लॉन्चिंग हुई है, हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल स्पेस में गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में गया है, इसने अपने साथ 3 सैटेलाइट को कैरी किया था। वो 3 सैटेलाइट कौन कौन सी हैं? पहली सैटेलाइट है EOS-07 जो कि इसरो की सैटेलाइट है। नेक्स्ट सैटेलाइट है आज़ादी सेट 2। चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस किड्स, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया था आज़ादी सेट 2 सैटेलाइट। और तीसरी सैटेलाइट इसने कैरी की है जिसका नाम है जेनस 1 जो कि एक अमेरिकन कंपनी की सैटेलाइट थी। तो इन तीनों सैटेलाइट को कैरी करने का काम SSLV-D2 ने किया था और SSLV-D2 इसरो का स्मॉलेस्ट रॉकेट है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, इसरो प्लान टू डेवलप एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल विद IIT मद्रास। अच्छा, जैसे कि हमारा गगनयान मिशन है, ये अपकमिंग जो हमारे मिशन होंगे जिसमें हम ह्यूमन को, इंसानों को स्पेस में भेजेंगे, तो स्पेस में भेजने के पहले उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की ज़रूरत होती है। अभी फ़िलहाल हमारी कंट्री में ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। अगर हमारे एस्ट्रोनॉट को हमें ट्रेनिंग करनी है तो हमें रशिया जैसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और IIT मद्रास के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया गया है। और ये MOU क्यों है? क्योंकि हम अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अपकमिंग जो हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस होंगे उनके लिए हम इस मॉड्यूल को तैयार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे लॉन्च किया है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था जैसा कि मैंने बताया, और चंद्रयान 2 को हमने 2019 में लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 को हमने LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको हम पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे। ओके, नेक्स्ट है निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट, निसार। ओके, और इसे प्लान किया जा रहा है, सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 की चल रही है। तो 2024 में निसार मतलब नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। नासा और इसरो ने मिलकर इसको तैयार किया है। ये 3 साल का मिशन होगा, 3 इयर्स का ये मिशन होगा। और इसके कुछ पार्ट्स जो है वो नासा से बन के भारत में आएंगे। इसलिए नासा ने यहाँ पर कुछ निसार सैटेलाइट के पेलोड्स को, कुछ पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया है और ये पार्ट्स रिसीव कर लिए गए हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने। ओके, अब ये जो निसार है ये बेसिकली करेगा क्या? तो इसके कुछ काम है, जैसे कि ये अर्थ की मैपिंग करेगा, वाटर की मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग करेगा, हमारे ज़मीन को ऑब्जर्व करेगा और जो आइस कवर है, जो ग्लेशियर्स हैं
उनको कवर करेगा। इसके अलावा एक और एडिशनल फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया है और वो फीचर ये है कि निसार जो है वो हिमालय के सिस्मिक जोन को भी मैप करने का काम करेगा। हम सभी को पता है कि हिमालय जो बना है वो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही बना है और यहाँ पे लगातार आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर आपको जनरली ये हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हिमालय की जो सिस्मिक जोन है उसकी मैपिंग करने का काम भी निसार करने वाला है और निसार को जनवरी 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। अब निसार, जैसा कि मैंने कहा, इसमें रेडार सिस्टम भी है। तो रेडार जो सिस्टम है वो अलग अलग बैंड पे काम करता है, एल बैंड एंड एस बैंड। एल बैंड को डिज़ाइन किया है JPL ऑफ नासा ने, जिसकी वेवलेंथ 23 सेंटीमीटर की है, जो कि फॉरेस्ट की मैपिंग करेगा और ये पेनिट्रेट कर सकता है फॉरेस्ट एरिया को। एस बैंड जो आपका रेडार सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया है इसरो ने, जिसकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर की है। ये हैवी वेदर और वर्ड डिटेक्शन कर सकता है, पक्षियों की पहचान कर सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये सिस्मिक जोन का एक मैप है। यहाँ पे जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ये सिस्मिक जोन 5 है, मतलब जहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोव 3 मिशन के बारे में। प्रोव 3 मिशन, जिसे इसरो के PSLV की मदद से लॉन्च किया गया है, पूछा जा रहा है प्रोव 3 मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। तो प्रोव 3 मिशन किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, जिसे इसरो के PSLV से लॉन्च किया जाने वाला है 2024 में, 2024 में। तो आंसर हो जाएगा ESA। ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड प्रोब 3 मिशन है। इसके अंतर्गत हम 2 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। कितनी सैटेलाइट भेजी जाएंगी? 2 सैटेलाइट भेजी जाएंगी और ये लोग क्या करेंगे? कोरोना की स्टडी करेंगे। सन के पास जाएंगे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएंगे और सन का जो कोरोना है और आउटर एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उसकी स्टडी ये करेंगे। ओके, अगर हम सन के बारे में थोड़ी सी बात करें, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सन की अगर लेयर्स देखते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है आप देख सकते हैं वो कोरोना है। कोरोना के थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रोमोस्फीयर, फिर आपको फोटोस्फीयर मिलेगा। नेक्स्ट आपका कन्वेक्शन जोन है, रेडियो एक्टिव जोन है और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो कोर होता है। मतलब सबसे जो हॉट पार्ट होगा वो कौन सा होगा? कोर होगा। कोर सन का वो पार्ट होता है जहां से एनर्जी जनरेट होती है। मतलब सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? तो आंसर हो जाएगा कोर है। कोर के बाद रेडियो एक्टिव जोन या रेडियो एक्टिव जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली कोर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो ट्रांसपोर्ट होगी सन के कोर से रेडियो एक्टिव जोन से, रेडिएशन के जरिए। क्लियर? रेडियो एक्टिव जोन के बाद आता है कन्वेक्शन जोन। अगेन रेडियो एक्टिव जोन से एनर्जी कन्वेक्शन के जरिए ट्रांसफर होती कन्वेक्शन जोन में। हालांकि ये जो पार्ट होता है वो रेडियो एक्टिव जोन से थोड़ा सा कम गर्म होता है। रेडियो एक्टिव जोन जो है ना उसमें 5 मिलियन केल्विन एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, जबकि कन्वेक्शन जोन में 2 मिलियन केल्विन तक आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। कन्वेक्शन जोन के बाद अगला जो पार्ट आता है वो फोटोस्फीयर आता है। फोटोस्फीयर सन का वो पार्ट होता है जिसे हम देख पाते हैं। अगर आप किसी टेलीस्कोप के जरिए, किसी फिल्टर के जरिए सन को देख पा रहे हैं तो आप सन के फोटोस्फीयर पार्ट को ही देख पा रहे हैं। ओके, ये बेसिकली सन जो है वो पूरी तरीके से गैसेस से बना हुआ है। जैसे कि हमारा अर्थ है उसमें सॉलिड पार्ट भी है, लेकिन सन में आपको सॉलिड पार्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको गैसेस सरफेस ही देखने को मिलेगा। फोटोस्फीयर के बाद अगला जो पार्ट आता है वो क्रोमोस्फीयर का आता है। फोटोस्फीयर के जस्ट अबव की लेयर जो है वो आपको क्रोमोस्फीयर देखने को मिलेगी। ये थोड़ी सी कम डेंस होती है एज कंपैरिजन टू फोटोस्फीयर। ओके, और लास्ट जो पार्ट होता है वो कोरोना होता है। बेसिकली जब सोलर इक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण का समय होता है, उस समय जो आपको आउटर पार्ट दिखाई देता है वो आपका कोरोना का पार्ट दिखाई देता है, जहाँ पे प्लाज्मा होता है। और यही जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर स्ट्रोम है, बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जो आ रहे हैं वो इस कोरोना से ही आ रहे हैं। ओके, तो ये सन की बेसिक स्टडी थी जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च वन वेव इंडिया 2 मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। अब यहाँ पे वन वेव इंडिया 2 मिशन क्या है? वन वेव, वेव मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से जाल, जैसे स्पाइडर होती है उसका भी एक अपना जाल होता है, वैसे ही यहाँ पे 72 सैटेलाइट का एक जाल है जिसका नाम रखा गया है वन वेव इंडिया 2 मिशन।
अब यहाँ पे जो इसरो है ना, इसरो की कई सारी सब्सिडरीज होती हैं। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनियां। एक मेन बॉडी हो गई, उसके अंदर कई सारी सहायक कंपनियां हो गई। तो इसरो की भी एक कमर्शियल बॉडी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। वो लॉन्च करने जा रही है 72 सैटेलाइट। ओके, 72 सैटेलाइट ऑफ यूके बेस्ड नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, ठीक है, और जिनको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड किया जाएगा। न्यू स्पेस एक कमर्शियल विंग है इसरो की। पहले स्टेज में मतलब 2022 में अगर आप देखेंगे तो हमने 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और रिमेनिंग जो 36 सैटेलाइट थे उनको अभी लॉन्च किया गया है 26 मार्च को, 26 मार्च को। क्लियर है? नेक्स्ट है CE-20। अब CE-20 क्या है? तो CE-20 हमारा एक क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी इंजन है उसको वर्क करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, राइट। अब फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस के फॉर्म में भी फ्यूल होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में हम लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब किसी गैस को अगर आप लिक्विड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा डाउन करोगे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है लिक्विड ऑक्सीजन का वो -150 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसलिए इसका नाम दिखा है क्रायोजेनिक इंजन। तो इसरो ने पहली अपनी फ्लाइट को यहाँ पे टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन की, जिसका यूज़ हम यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन में कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन में हमने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया है, ठीक है। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करने का काम किसने किया है? LPSC। LPSC मतलब लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि सब्सिडरी है अगेन इसरो की, उसके द्वारा इस इंजन को डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हमने बहुत अधिक कोल्ड टेम्परेचर पे लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया है। डन। नेक्स्ट है PSLV 655। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कभी समझा कि ये C-55 क्या है? PSLV तो समझ में आता है कि हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है। अब PSLV की भी सीरीज़ होती हैं, आप लोग ने अलग अलग सीरीज़ देखी होंगी। 55 का मतलब है कि PSLV C सीरीज़ की 55 नंबर की ये उड़ान है, इसका ये मतलब यहाँ पे निकल के आता है। आइए इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो इसरो ने लॉन्च किया है सिंगापुर का टेल EOS 2 सैटेलाइट। टेल EOS 2 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है, जो कि सिंगापुर के सैटेलाइट है। अप्रैल 2022 को 2023 में हमने लॉन्च किया है, मतलब 22 अप्रैल को 2023 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C-55 की मदद से हमने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है टेल EOS 2 सैटेलाइट। टेल EOS 2 जो है वो प्राइमरी सैटेलाइट है, और उसका एक को पैसेंजर सैटेलाइट भी था जिसका नाम था ल्यूमेलाइट 4। ये दोनों जो है वो सिंगापुर की सैटेलाइट है, और एक कमर्शियल मिशन लॉन्च किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है इसरो की। ओके, तो बोथ सैटेलाइट जो है वो बिलोंग करती हैं सिंगापुर से। नेक्स्ट है रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। जैसा कि मैंने बताया था, हम RSLV पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे तो गगनयान मिशन में हम अपने क्रू मेंबर्स को, मतलब ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। तो हमें एक ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत है जो रियूजेबल हो, मतलब वापस अर्थ पे आ सके। ऐसा तो है नहीं कि हम स्पेस में अपने क्रू मेंबर्स को भेज दें और भूल जाएं, उनको वापस भी तो लाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में हमको रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई है और फाइनली सक्सेसफुल हमने लैंडिंग भी कंडक्ट कराई है। तो इसरो सक्सेसफुली अचीव रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन। तो हमने सक्सेसफुली इसको कंडक्ट कराया है। इसे कहाँ पे हमने टेस्ट किया है? तो हमने टेस्टिंग की है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग इन कर्नाटका में हमने टेस्टिंग की है। बेसिकली हमने अपने क्राफ्ट को 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में हेलीकॉप्टर की मदद से ले गए, और उसकी फिर हमने सॉफ्ट लैंडिंग, ऑटोनोमस लैंडिंग करवाई है। ओके, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन इन द वर्ल्ड, जिसमें हेलीकॉप्टर से हम ले गए मिशन को और फिर वहाँ से हमने प्रॉपरली लैंडिंग कराई है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, इसरो ने कंडक्ट किया है अपना पहला ट्रायल 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन का। अब क्रायोजेनिक इंजन तो आपको समझ में आया कि हाँ, हमने लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया है -150 डिग्री टेम्परेचर पे। अब इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? तो आइए पहले हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी एक टाइप का रॉकेट इंजन ही होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड एंड गैस का। मतलब यहाँ पे हमने लिक्विड भी यूज़ की है और गैस भी यूज़ किया है, इसलिए इसका नाम सेमी क्रायोजेनिक रखा गया है। ठीक है,
बिकॉज दे ऑपरेट एट टेम्परेचर हायर देन द क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन के कंपैरिजन में ये थोड़े हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं। ओके अब यहाँ पे सेमी क्रायोजेनिक इंजन में हमने लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कैरोसिन का यूज़ किया है। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में हमने रिफाइंड कैरोसिन का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन की जगह हमने क्या यूज़ किया है, कैरोसिन, और फिर हमने लिक्विड ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये बेसिक डिफरेंस सेमी क्रायोजेनिक इंजन में होता है। तो इसकी पहली फ्लाइट इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है। ये टेस्टिंग कहाँ हुई है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में ये टेस्टिंग की गई है। और ये जो आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये 2000 किलो न्यूटन का है। ठीक है, इतना थ्रस्ट ये इंजन जनरेट कर पा रहा है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट। तो NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है, आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया का इसरो इसे लॉन्च कर रहा है। इसरो ने लॉन्च किया है NVS-01 सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मतलब GSLV की मदद से इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अब क्या खास बातें हैं इसके बारे में, तो देखिएगा, भारत का ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। आप लोग ने आई होप नाविक के बारे में सुना होगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो कि नेविगेशन करने में मदद कर रही हैं। तो हमारी जो बॉर्डर एरिया, जो हमारी 1500 किलोमीटर की बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसमें नेविगेशन करने के लिए, हमारे ट्रूप्स को एक्यूरेट पोजीशन को प्रोवाइड कराने के लिए हम नाविक का यूज़ करते हैं। उसी नाविक का एक तरीके से एडवांस वर्जन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एक्यूरेट मॉनिटरिंग करने के लिए हमने NVS-01 लॉन्च किया है। अब ये भी पूरा एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होने वाला है, मतलब NVS-01 के अंदर आपको 5 यहाँ पे सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे। तो 5 सैटेलाइट में से पहली जो सैटेलाइट है NVS-01, इसे लॉन्च किया गया है। बात समझ में आ रही है? ये सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको बिल्ड किया है इसरो का UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने। करेंटली मैंने कहा है नाविक हम यूज कर ही रहे हैं, इसी का एक एडवांस वर्जन है। इसमें पहली बार इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक का यूज किया गया है जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया एटॉमिक क्लॉक है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोसैट मिशन। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सपोसैट का मतलब है एक्सरे पोलरमेट्री सैटेलाइट मिशन। इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने मिलकर तैयार किया है। ये जो एक्सपोसैट है इसका मकसद क्या है, जो हमारे सेलेस्टियल सोर्सेज है जैसे कि ब्लैक होल है, ब्लैक स्टार, न्यूट्रॉन स्टार है, ऐसे कई हमारी बॉडी हैं हमारे स्पेस में जो कि एक्स रेज को एमिट करती हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया जाएगा। द स्टडी ऑफ एक्स-रे pollution can provide valuable insight into the nature and behavior of astrophysical sources such as a neutron star, black hole and active galactic nuclei. इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड पॉलीमेट्री मिशन लॉन्च कर रही है। इंडिया का पहला है एंड वर्ल्ड का सेकेंड है। इसके पहले नासा ने इस तरीके के मिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नाविक आपको पता है बॉर्डर एरिया में काम करती है। नाविक का एडवांस वर्जन हम लॉन्च कर रहे हैं, NVS-01 सैटेलाइट हमने लॉन्च की है, लेकिन इंडिया के अंदर नेविगेशन की अब हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम बॉर्डर एरिया की नेविगेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम इंडिया के अंदर के नेविगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ओके, गगन का यहाँ पे पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। गगन का फुल फॉर्म है। इसे इसरो एंड AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया है, तो इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट कहा है, उनको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि एशिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके। हमने जुहू से लेके, जुहू जो है मुंबई में, जुहू से लेके पुणे के बीच में हमने अपने हेलीकॉप्टर को नेविगेट किया। किसकी मदद से? गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से। ये एक्यूरेट पोजीशन प्रोवाइड करेगी। खास बात पता है क्या गगन की? गगन केवल एयरक्राफ्ट का नेविगेशन नहीं करेगा, रोड में हमारे जो रोड ट्रैफिक है उसका नेविगेशन कर सकता है, हमारा जो मरीन ट्रैफिक है उसका भी नेविगेशन, इसके अलावा रेलवे का नेविगेशन भी गगन से किया जा सकता है और ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है।
ओके, देयर आर ओनली 4 स्पेस बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में केवल 4 ही इस तरीके के ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिया का गगन है, यूएसए का वॉश है, यूरोप का इग्नोस एंड जापान का MSAS है। ओके, नेक्स्ट है इसरो एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी सेटअप इक्विपमेंट टू प्रेडिक्ट रिप करेंट एट सी। तो रिप करेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए समुद्र में आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी और इसरो, आंध्रा यूनिवर्सिटी और इसरो ने एक इक्विपमेंट तैयार किया है। ओके, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी, इनके रिसर्चर्स ने मिलकर जो कंटिन्यूसली रिप करेंट जनरेट होती हैं आर के बीच एंड ऋषिकोंडा बीच में, और जो विजिटर होते हैं इन बीचेस में जाते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। ऐसा बताया गया है कि 2012 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 200 ऐसे विजिटर थे जो कि इन बीचेस पे गए थे और रिप करेंट का शिकार हुए और उनकी जान चली गई। तो यहाँ पे इन एरियाज में, इन बीचेस में लगातार रिप करेंट आती है, तो उसकी वार्निंग अलर्ट करने के लिए जो कोस्टल गार्ड हैं उनको भी वार्निंग अलर्ट देने के लिए इन यूनिवर्सिटी और इसरो ने मिलके एक इक्विपमेंट डिजाइन किया है जिससे हम इन डेथ को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अब रिप करेंट क्या होती है? तो रिप करेंट एक पावरफुल एंड नैरो चैनल होता है, फास्ट मूविंग वाटर का नैरो चैनल होता है, बहुत पावरफुल होता है, जो सोर्स से मतलब समुद्र के किनारे से समुद्र के अंदर की तरफ चलता है और इतना पावरफुल होता है कि जो विजिटर है या इंसान है उनको अपने साथ ले जाता है, और जिनको स्विम करना बिल्कुल भी नहीं आता, इनफैक्ट अच्छे से आता भी है, तो वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। आप इस GIF के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से रिप करंट बनती है और बीच से ये समुद्र के अंदर की तरफ जा रही है और बहुत ही नैरो एंड पावरफुल करंट ये होती है। ओके, नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी एंड इसरो पार्टनर टू डेवलप क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल फॉर गगनयान। जैसा कि मैंने कहा कि गगनयान इसरो का अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपने भारत के क्रू मेंबर्स को मतलब एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पे 3 दिन के मिशन पे 3 डे के मिशन पे हम इनको भेजेंगे। ओके, अब जब आप किसी मिशन में भेजोगे, क्रू मेंबर्स को भेजोगे, तो क्रू के लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें वो रहेंगे। ठीक है, 3 दिनों तक स्पेस में जिस मॉड्यूल में वो रहने वाले हैं। तो उसके लिए इसरो ने टाटा एलेक्सी के साथ पार्टनरशिप की है और वो क्रू मॉड्यूल जो है वो टाटा एलेक्सी गगनयान मिशन के लिए डेवलप कर रही है, डिजाइन कर रही है। डन। तो ये बातें थी इसरो के बारे में। नाउ अब मूव करते हैं DRDO की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हमने 1958 में किया था, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंदर DRDO काम करता है, और अभी डॉक्टर समीर इसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। जब भी हम DRDO के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक प्रोग्राम आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो आपको लाना पड़ेगा क्योंकि वहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन ढेर सारे मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर मेंस लिख रहे हो तो मेंस में तो काफी यूजफुल हो जाता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1983 में इसे अप्रूव किया था, जिसके अंतर्गत हमारा टारगेट था हम 5 अलग अलग प्रकार की मिसाइल को डेवलप करेंगे। इसलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। कौन कौन सी मिसाइल हमने डेवलप की है? पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह को मार करने वाली। नेक्स्ट है अग्नि एक इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके कई सारे वेरिएंट है, अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है अग्नि P मतलब अग्नि प्राइम। और अग्नि प्राइम की खास बात पता है क्या है? ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। नेक्स्ट है त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज की लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा त्रिशूल क्या है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, शंकर जी त्रिशूल रखते हैं, त्रिशूल पकड़े हुए हैं और त्रिशूल को जब वो फेंकेंगे तो हवा में फेंकेंगे, तो सरफेस से वो हवा में फेंक रहे हैं, तो इस तरीके से आप त्रिशूल को याद रखेंगे। आकाश भी सरफेस से एयर में मिसाइल है जो कि मीडियम रेंज की है। नाग से क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नाग एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये 5 मिसाइल आपको याद रखनी है। ओके है। इसके अलावा हमने लॉन्च किया है सवाल। अगर आप लोगों ने देखा हो
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हमारी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे विजिट करके आप सवाल भी देख सकते हैं। सवाल में क्या है, बेसिकली 3 मंथ्स, अभी कौन से मंथ है ये, अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल से लेके जून तक के जो टॉप 350 क्वेश्चंस हैं, जो टॉप 350 क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो वो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे सवाल, तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। ओके, आइए हम बात करेंगे डीआरडीओ की न्यूज के ऊपर। पहली न्यूज है, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी कंडक्ट सक्सेसफुली ऑफ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150। अब ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या होता है, देखिएगा, अब इंडियन नेवी कहाँ रहती है, मैक्सिमम टाइम समुद्र में रहती है, समुद्र की हमारी बाउंड्री की प्रोटेक्शन करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब कई बार हमें कुछ लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है, लॉजिस्टिक के अलावा कुछ स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, स्टोरेज खत्म हो गया तो इनको वापस से कोस्ट पे आना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर इस एडीसी 150 को डीआरडीओ ने तैयार किया है, पूरी तरीके से इंडिजीनियस, मतलब मेड इन इंडिया डिवाइस है ये। और इसकी पेलोड कैपेसिटी, मतलब कितना वजन ये कैरी कर सकता है, 150 kg कैरी कर सकता है। तो हेलीकॉप्टर की मदद से इस लॉजिस्टिक को हम ड्रॉप कर सकते हैं, जो हमारी शिप्स होती हैं, हमारे बड़े बड़े जो क्राफ्ट्स होते हैं, उनमें हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो इसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास and DRDO develop sensor technology for underwater communication। अंडर कम्युनिकेशन करने के लिए DRDO ने और IIT मद्रास ने एक सेंसर डिवाइस तैयार किया है कम्युनिकेट करने के लिए, और बहुत ही इस तरीके से उन्होंने डिवाइस को तैयार किया है, पीजो डिवाइस है बेसिकली, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सी बेस्ड BMD इंटरसेप्टर मिसाइल। BMD का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, BMD मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली पहली फ्लाइट का ट्रायल कंडक्ट किया, जो कि एक सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे हमने उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल में टेस्ट किया। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। अब ये क्या होती है, तो बेसिकली 2 प्रकार की मिसाइल होती है, एक एंडो एटमॉस्फेरिक और एक एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल। एक्सो का मतलब ये है कि हम अपर मोस्ट रीजन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर, वहाँ पे किसी मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, जबकि एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल का मकसद है कि हम लोअर अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के नीचे नीचे हम अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब हम नेवल प्लेटफॉर्म से किसी शिप के जरिए भी इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। केवल कुछ ही कंट्री हैं जिनके पास इस तरीके की मिसाइल अवेलेबल है, जैसे कि USA, रशिया, इजराइल एंड चाइना। अब भारत के पास भी आ गया है। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम के लिए। प्रलय मिसाइल को रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि हम 250 प्रलय मिसाइल को खरीदेंगे और नदन बॉर्डर को अपनी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया इज गोइंग टू बाय 250 मोर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को इंडिया खरीद रहा है, जिससे अपनी नदन बॉर्डर को सिक्योर कर सके। प्रलय मिसाइल किसने डिजाइन की है, तो डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप की हुई मिसाइल है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल कैसी मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह को मात करने वाली मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है, एंड 350 से 700 kg तक ये एक्सप्लोजिव को कैरी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि प्राइम, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी किया था। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है बाय डीआरडीओ। कहाँ से टेस्टिंग हुई है, तो टेस्टिंग हुई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा से। ठीक है, अब जो अग्नि प्राइम है उसके बारे में मैंने खास बात आपको ये बताई थी कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है। इसकी जो रेंज है ना वो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ किया गया है। अग्नि मिसाइल की जो सीरीज़ है और इनकी रेंज एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम के लिए डायरेक्टली पूछेगा वो कि अग्नि 2 जो मिसाइल है उसकी रेंज क्या है, या अग्नि 3 की रेंज क्या है, अग्नि 5 की रेंज क्या है, अग्नि 6 की रेंज क्या है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो सीरीज़ है वो अग्नि 6 है, जो कि 11,000 to 12,000 किलोमीटर
टारगेट कर सकती, मतलब एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक करने में कैपेबल है। तो इनकी रेंज आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, आप आराम से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसे पढ़ सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे नासा के बारे में। हमने अपनी इंडिया की दोनों ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड इसरो पे डिस्कशन कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं नासा पे। नासा के कुछ मिशंस हम यहाँ पे देखेंगे। नासा लॉन्चेस हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट टेम्पो ऑन बोर्ड स्पेस एक्स रॉकेट। तो टेम्पो क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, टेम्पो क्या है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है, या टेम्पो किसका मिशन है, तो आंसर हो जाएगा नासा का मिशन है। ठीक है, अब क्या करेगा ये टेम्पो, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो टेम्पो का मतलब है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। इसको हमने फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स की मदद से फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। ओके, फ्लोरिडा फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स की मदद से नासा ने टेम्पो को लॉन्च किया है। टेम्पो का मतलब ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। ये अपने तरीके का पहला स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा नॉर्थ अमेरिका में इसे मॉनिटर करेगा और डे टू डे हर घंटे का डेटा मॉनिटर करके ये भेजेगा। ये इसकी खास बात है टेम्पो की। नेक्स्ट है नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर न्यू एक्सो प्लैनेट नेम LHS 475b। पहला क्वेश्चन, LHS 475b क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक नया एक्सो प्लैनेट है। किसने डिस्कवर किया, नासा ने डिस्कवर किया। किसकी मदद से डिस्कवर किया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसे डिस्कवर किया है। इतनी चीजें क्लियर है। अब क्या डिस्कवरी हुई है और ये एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो किसी दूसरे स्टार के ऑर्बिट में होते हैं। जैसे कि हमारा स्टार कौन है, सन, और हमारे प्लैनेट जो हैं, हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। वैसे ही कई सारे ऐसे सन प्रेजेंट हैं हमारे यूनिवर्स में। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का जो प्लैनेट है वो एक्सोप्लैनेट है और वो किसी और स्टार के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसा कंफर्मेशन किया गया है कि एक्सोप्लैनेट को पहली बार 1992 में डिस्कवर किया गया था और नासा का बोलना है कि अभी तक हमने 5000 एक्सोप्लैनेट को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं इस एक्सोप्लैनेट के बारे में। बताया जाता है कि इसका साइज ऑलमोस्ट सेम है अर्थ के साइज के बराबर ही है और ये ऑक्टेन कॉन्स्टेलेशन में सिचुएटेड है। ये काफ़ी गर्म है, मतलब काफ़ी गर्म है अर्थ के कंपैरिजन में, और इसका ऑर्बिट टाइम भी केवल 2 डेज का है। ऐसी बात नासा ने हमको बताई है। जियोटेल मिशन जो है वो 30 ईयर के ऑपरेशन के बाद खत्म हो रहा है। अब जियोटेल मिशन के बारे में सुनिएगा, ये खत्म हो रहा है इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसे 1992 में लॉन्च किया गया था और ये मिशन लॉन्च किया था नासा एंड जेक्सा ने, मतलब नासा और जेक्सा दोनों का ये मिशन था। अब ये जो जियोटेल मिशन था ना, इसमें 2 रिकॉर्डर काम कर रहे थे। पहला जो रिकॉर्डर था वो 2012 में फेल हो गया था, लेकिन जो सेकंड रिकॉर्डर था वो काम कर रहा था। लेकिन सेकंड रिकॉर्डर भी अब जब फेल हो गया तो अब इस मिशन का कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए ये मिशन एंड हो गया है। ठीक है, हालांकि इसको 4 साल के लिए ही तैयार किया गया था लेकिन इसने 30 साल तक काम किया, तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां बजा देना फ्री होके। ओके, अब ये मिशन क्या करता है, ये मिशन क्या कर रहा था, तो अर्थ की जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल है या हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसने हमको दी है। ठीक है, ये मिशन का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि इसने सोलर विंड किस तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, किस तरीके से मैग्नेटिक स्टॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, अरोरा की घटनाएं होती हैं, उन सब की डिस्कवरी, उनके बारे में डेटा देने का काम जियोटेल मिशन ने किया है, जो कि नासा एंड जेक्सा का कंबाइंड मिशन था एंड 30 साल के बाद ये कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब बात करेंगे हम कुछ मिसलेनियस फैक्ट के बारे में जिसमें आपको कंप्यूटर की न्यूज़ और कुछ और न्यूज़ आपको पढ़ने को मिलने वाली है। सो पहला न्यूज़ है यहाँ पे, GJ1002b&C 2 नए प्लैनेट को डिस्कवर किया गया है। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पे 2 नए प्लैनेट की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, जिसका नाम है GJ1002b&C मिशन। क्लियर, दिस मिशन जो है वो हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन में मतलब इनमें पानी प्रेजेंट है, मतलब लाइफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। और इनको रेडियल
वेलोसिटी मेथड से डिस्कवर किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियल वेलोसिटी मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्लैनेट की डिस्कवरी करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉस्फोरस डिस्कवर ऑन सैटर्न्स मून एनसेलेडस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो है कि किस प्लैनेट के मून पे फॉस्फोरस की डिस्कवरी हुई है? तो सैटर्न मतलब शनि ग्रह के चंद्रमा पे फॉस्फोरस की डिस्कवरी हुई है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एनसेलेडस किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो आंसर हो जाएगा सैटर्न का ये सैटेलाइट है। यहाँ पे नासा का जो कसीनी स्पेसक्राफ्ट था, कसीनी स्पेसक्राफ्ट की मदद से फॉस्फोरस की डिस्कवरी की गई है। वन ऑफ द कह सकते हैं कि मेजर मून है ये सैटर्न का एंड ब्राइटेस्ट है सैटर्न के सारे मून में। अब ये जो इंसेलेडस मून है सैटर्न का, इसकी डिस्कवरी 1789 में हुई थी और एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्सेल, जिनके द्वारा इस सैटेलाइट या इस मून की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि ये जो मून है ना, इसमें लिक्विड सॉल्टी वाटर इसके क्रस्ट में प्रेजेंट है, ऐसा भी पाया गया है एंड फॉस्फोरस की डिस्कवरी भी की है। फॉस्फोरस की डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो हमारे जीन में है। आपको पता है हमारे जैसे टीथ है, हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है। तो एक अच्छा अचीवमेंट है ये सैटर्न के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट है साइंटिस्ट डिस्कवर फिफ्थ इनर कोर लेयर ऑफ द अर्थ। अभी तक हम ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम कैसा पढ़ रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें 4 लेयर है। एक है सबसे ऊपर की लेयर जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट के बाद एक मिडिल लेयर है जिसको हम मेंटल कहते हैं और उसके अंदर होती है कोर। और कोर के 2 पार्ट अभी तक हमने पढ़े हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आ रहे हैं उसके बाद रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि कोर के 2 पार्ट नहीं, कोर के 3 पार्ट हैं। एक इनर मोस्ट कोर भी है, मतलब जिसको हमने 5वां लेयर यहाँ पे बोला है। ठीक है, ऐसा ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा रिवील किया गया है अबाउट द 5th लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो नई डिस्कवरी है उससे हमें 5वीं लेयर के बारे में जानकारी मिली है। क्या कहता है ये 5वां लेयर? ये अनलाइक द इनर कोर एंड आउटर कोर, ये जो 5वीं लेयर है वो सॉलिड है, निकल और आयरन से बनी हुई है एंड 650 किलोमीटर है डाया में। ठीक है, इसके अलावा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इनर कोर जो है उसकी स्पीड, जो उसके स्पिन करने की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हुई है और इनर कोर जो है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर रहा है, जिससे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस होंगे, ऐसा रिसर्चर्स की टीम ने कहा है। नाउ हाउ मैनी मून्स डज सैटर्न हैव? तो सबसे पहले तो बात सैटर्न के पास कितने चंद्रमा हो गए हैं। तो अभी नई डिस्कवरी सामने आई है और सैटर्न के 62 नए मून्स को डिस्कवर किया गया है। अब सैटर्न के पास 145 मून्स हो गए। तो सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? तो शनि ग्रह के पास है। हमारे पास एक, सैटर्न के पास 145। तो अभी नई रिसर्च हुई है और 62 नए मून सामने आए हैं और पता लगा है कि सैटर्न के पास 145 मून्स हैं और जुपिटर के पास 95 मून्स कंफर्म किए हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। डन है। अब जो नासा का अपकमिंग ड्रैगन फ्लाई मिशन है वो शेड्यूल किया गया है 2027 में और जो कि और क्लोज ऑब्जर्वेशन लेगा सैटेलाइट के मून्स के बारे में। तो हो सकता है आने वाले समय में और नए चंद्रमा हमें मिल जाए। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन डेवलप्स इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल ड्रोन। तो यहाँ पे एक स्टार्टअप फर्म है जिसका नाम है IG ड्रोन, जो कि डेवलप कर रहा है इंडिया का पहला 5G इनेबल ड्रोन जिसका नाम है स्काई हॉक। ये आपको दिखाई दे रहा है स्काई हॉक, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 10 kg की है, मतलब 10 किलोग्राम का ये वजन कैरी करके उड़ सकता है। इसके पास थर्मल इमेजिंग की कैपेसिटी है, सेंसर्स लगे हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है और 100 किलोमीटर की फ्लाइट लगभग 12 से 15 मिनट में कवर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट स्काई एयर लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। यहाँ पे स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया है हमारे भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम है स्काई UTM इंडिया। और इसकी लॉन्चिंग किसने की है? हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को संभालते हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया है। ये जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो रहा है ये हमें
रूट्स के बारे में कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने में हमको कारगर होगा। इसके अलावा अगर कोई रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो ऑल्टरनेटिव रूट को भी प्लान करके ये हमें सिस्टम बता सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार इम्प्रूव और बहुत इम्प्रूव होते जा रही है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICMR डिलीवर्ड ब्लड बैग यूजिंग ड्रोन। तो रिसेंटली ICMR ने ब्लड से भरा हुआ एक बैग डिलीवर किया है यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी। इससे आने वाले समय में जो हमारे रिमोट एरियाज है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, मेडिसिन की डिलीवरी नहीं होती, तो ड्रोन की मदद से इन मेडिसिन को वहाँ पे डिलीवर किया जा सकता है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करती है। इसने रिसेंटली सक्सेसफुली ट्रायल कंडक्ट किया था और एक ब्लड बैंक को डिलीवर किया है ड्रोन की मदद से अंडर द आई ड्रोन इनिशिएटिव। आई ड्रोन का मतलब है ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब केवल यही है कि ड्रोन की मदद से हमें वैक्सीन को डिलीवर करना और मेडिकल सप्लाई जो है वो और मजबूत करनी है। तो यहाँ पर जो पहला ट्रायल किया गया वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के बीच में ट्रांसफर किया गया। ओके, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज बीन approved as a first Indian company to supply critical rotating part of the nuclear turbine। तो न्यूक्लियर टरबाइन के रोटेटिंग पार्ट को मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर करने वाली पहली कंपनी भारत की कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है और ये पहली कंपनी है जो सप्लाई कर रही है पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टरबाइन। ओके, यहाँ पर बेसिकली जो न्यूक्लियर टरबाइन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो फ्रांस में हो रही है, पर इसका क्रिटिकल पार्ट, इसका सेटअप वगैरह ये आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड की पहली सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर प्लांट डेवलप्ड। तो वर्ल्ड की पहली सुपर मैग्नेट को यहाँ पे टेस्ट कर लिया गया है और इस सुपर मैग्नेट का नाम है डेमो 4। तो डेमो 4 क्या है? डेमो 4 एक सुपर मैग्नेट है जिसकी टेस्टिंग हुई है और ये वर्ल्ड की पहली सुपर मैग्नेट है जिसको तैयार किया है यूके की टोकामेक एनर्जी ने। यूके बेस्ड टोकामेक एनर्जी ने इसे तैयार किया है, डेमो 4 इसका नाम है। बताया जाता है कि डेमो 4 की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड है वो कई मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। ये बात यहाँ पे कही है। इसका यूज क्या होगा? तो जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूजन वगैरह करा के न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हॉट प्लाज्मा क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस हॉट प्लाज्मा को कंट्रोल करने का काम ये सुपर मैग्नेट करेगी, ये इसका मकसद है। नेक्स्ट है, स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का, जिसका नाम है धवन 2। तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? धवन 2 है। धवन 2 का यूज आने वाले समय में विक्रम 2 में किया जाएगा, क्योंकि इंजन है, इंजन का उपयोग किसी रॉकेट में होगा, तो धवन 2 का यूज विक्रम 2 में होगा। बेसिकली जो स्टार्टअप है ना स्काई रूट एरोस्पेस, ये भारत की पहली, इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया था 2022 में स्पेस में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इसके अलावा जो स्टार्टअप है ये 3 लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च कर रही है, विक्रम 1, विक्रम 2 एंड विक्रम 3, जो कि 200 kg से 700 kg तक पेलोड को कैरी करके लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। तो धवन 2 और विक्रम 2 का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राउंड स्टेशन ऑफ इंडिया भूटान सैटेलाइट इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे इंडिया भूटान सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है भूटान की कैपिटल थिम्पू में। ओके, ये जो ग्राउंड स्टेशन का काम क्या होता है? जो सैटेलाइट होते हैं ना, सैटेलाइट के डेटा कहाँ पर रिसीव होते हैं? तो सैटेलाइट के डेटा ग्राउंड स्टेशन पे ही रिसीव होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक सैटेलाइट, इंडिया भूटान सैटेलाइट, जो हमने इंडिया और भूटान के साइंटिस्ट ने मिलकर तैयार किया था और हमने इसको लॉन्च किया था कब? 2022 26 नवंबर 2022 में इसरो के PSLV C54 से हमने इसको लॉन्च किया था। अब इसके डेटा को रिसीव करने के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाया गया है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? थिम्पू में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, चाइना ने लॉन्च किया है फैग्यान 3 सैटेलाइट। तो फैग्यान 3 सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया है और ये जो सैटेलाइट है इसे चांगजैंग 4B कैरियर रॉकेट की मदद से गांसू प्रोविंस से लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये जो फैग्यान 3 सैटेलाइट है इसमें 3 सैटेलाइट्स होंगे, इसमें जो सैटेलाइट्स होंगे, मतलब ये जो सैटेलाइट है ये मॉनिटर करेगा वेदर को।
वेदर फॉरकास्टिंग करेगा, हैवी रेनफॉल के बारे में अलर्ट करेगा, नेचुरल डिजास्टर अगर होता है कहीं तो उसकी मॉनिटरिंग करने का काम, लैंडस्लाइड एंड फ्लड की मॉनिटरिंग करने का काम ये करेगा। डन है। नेक्स्ट है हेली-2। हेली-2 के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले समय के लिए। तो नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हेली-2। तो हेली-2 एक न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है और इसकी टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया ने की है। नॉर्थ कोरिया ने इसकी टेस्टिंग की है। ओके, नेक्स्ट है केन्या लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशन सैटेलाइट। तो केन्या ने अपना पहला ऑपरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, 15 अप्रैल 2023 में। इसका नाम है ताइफा-1। तो ताइफा-1 जो है किस कंट्री का ऑपरेशनल सैटेलाइट है? तो आंसर हो जाएगा केन्या का, जिसका मतलब है वन नेशन। तो क्यों बेसिकली जो केन्या है ना, केन्या की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश के अलावा स्वाहिली लैंग्वेज है, और स्वाहिली लैंग्वेज में वन नेशन ताफिया-1 का मतलब होता है। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। इसे फुली डिजाइन एंड डेवलप किया है केन्या के इंजीनियर्स ने। बस लॉन्चिंग इसकी जो हुई है वो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से हुई है। इजिप्ट जो था वो पहली अफ्रीकन कंट्री था जिसने अपने सैटेलाइट को 1998 में लॉन्च किया था ऑर्बिट में। डन। नेक्स्ट है ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च जूस मिशन टू स्टडी जुपिटर्स आइजी मून। तो जूस मिशन ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि किस स्पेस एजेंसी का मिशन है या किसका मिशन है, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है 14 अप्रैल 2023 को। जूस का मतलब है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है। ये क्या करेगा? जो जुपिटर के आईसी मून है जिनमें बर्फ जमी हुई है उनको एक्सप्लोर करेगा, और इसे एरियन 5 रॉकेट की मदद से कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। ये 8 साल का समय लेगा जुपिटर में पहुंचने के लिए, मतलब अभी सिर्फ लॉन्च किया है, 8 साल बाद ये जुपिटर में पहुंचेगा। उसके बाद उसकी हैबिटेट, एनवायरनमेंट, जुपिटर के अलग अलग मून्स की स्टडी करेगा और डेटा को भेजेगा। जुपिटर का अगर हम मून्स के बारे में बात करें तो 3 बड़े मून्स आपको याद रखने हैं। यूरोपा के अलावा गैनीमीड तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून भी है, एंड कैलिस्टो। ये तीनों मून किसके हैं? जुपिटर के मून हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ, कोशिश करेंगे आप आंसर करने का। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो लोड नहीं लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग ने देखा जैसे कि हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में बात करें, या ये जो कोरू है इसके बारे में बात करें, फ्लोरिडा का स्पेस सेंटर हम देखें, तो ये सारे के सारे जो स्पेस सेंटर हैं वो ईस्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं? ईस्ट में होते हैं, इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। ऐसा क्यों? आप मुझे इसका रीज़न कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप रीज़न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लेना, इसके लिए बहुत जल्दी मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ओके है, चलो। अप्रैल 2023 में जूस को लॉन्च किया, ये 2023 और 2024 तक ये पहुँचेगा और जुपिटर की स्टडी करके हमको दे देगा। नेक्स्ट है स्पेस स्टार्टअप पार्टनर विथ स्पेस एक्स टू लॉन्च कमर्शियल स्पेस स्टेशन। अच्छा, ऑलरेडी जो भी स्पेस स्टेशन है ना वो 2030 में रिटायर हो जाएगा। रिटायरमेंट एज क्या है इसकी? 2030 में रिटायर हो जाएगा। और ये जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो यूएसए, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसलिए यहाँ पे स्पेस स्टार्टअप और स्पेस एक्स मिलकर लॉन्च कर रहे हैं कमर्शियल स्पेस स्टेशन। 2025 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ये एक सिलेंड्रिकल स्पेस क्राफ्ट होगा जिसका नाम है हेवन-1। क्या नाम है इसका? हेवन-1। आपको नाम याद रखना है। Which space agency had developed the आयोलस सैटेलाइट? तो आयोलस सैटेलाइट किसका था क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि भाई ये तो रिटायर हो गया ऐसा समझ सकते हो और अर्थ की तरफ आ रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे 2018 में लॉन्च किया था फ्रेंच गुयाना से, और वेगा रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका काम था वेदर फॉरकास्ट करना और क्लाइमेट मॉडल हमें प्रिपेयर करके देना। अब ये जो सैटेलाइट है वो बेसिकली आ रहा है अर्थ की तरफ वापस। फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के द्वारा एक लो कॉस्ट स्टार सेंसर डेवलप किया गया था जिसका नाम है स्टार बैरी सेंसर। इस सेंसर की मदद से हम जो सैटेलाइट्स हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद होगी, और जो क्यूबसैट सैटेलाइट है, क्यूबसैट सैटेलाइट मतलब हमारे नैनो सैटेलाइट्स जो हैं उनकी ओरिएंटेशन करने में और उनकी मैपिंग करने में भी मदद होगी। नेक्स्ट है
गैलेक्सी आई टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये गैलेक्सी आई जो है वो आईआईटी मद्रास का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो सैटेलाइट है उसका नाम होगा दृष्टि मिशन। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन तैयार करना है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। SpaceX डिप्लॉय इंडोनेशिया सेट्रिया-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट। तो सेट्रिया-1 किस कंट्री का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का है, जिसे SpaceX ने लॉन्च किया है। SpaceX ने फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम अगर आप देखना चाहें तो होगा सैटेलाइट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट, साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट। साउथ कोरिया ने भी अपना पहला कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो नूरी रॉकेट की मदद से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि नूरी रॉकेट किस कंट्री का है? तो साउथ कोरिया का है। इसी रॉकेट की मदद से अपने नैरो स्पेस सेंटर से साउथ कोरिया से इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि क्या करने वाला है? असिस्ट करेगा एफर्ट्स टू डिप्लॉय स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस। हमारे जो फोन है उसमें एंड्रॉइड वगैरह आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो वैसे ही भारत का अपना खुद का मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है, डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने, जिसका नाम है भार ओएस। भारत से भार, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो भार ओएस कैन बी इंस्टॉल ऑन कमर्शियल ऑफ द सेल्फ हैंडसेट। अब इसकी खास बात क्या है? आप लोग ने देखा होगा जब आप एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हमें यूज़ भी नहीं होता, लेकिन वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है और आप उनको चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, और आपके मोबाइल फ़ोन की काफ़ी स्पेस को वो खा रही होती है, कंज्यूम कर रही होती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इसमें नहीं होगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मजबूर भी नहीं करेगा कि आप पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड ही करो। ठीक है, और केवल ट्रस्टेड एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करने की परमिशन देता है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड ऐप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। इसको डेवलप किया है J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। GRSC लॉन्च गेन्स स्टार्टअप चैलेंज। तो GRSC के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको ले लेनी चाहिए, है ना। तो GRSC ने लॉन्च किया है गेन्स स्टार्टअप चैलेंज। GRSC का मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, और इन्होंने गेन्स मतलब है GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है कोलकाता में, जिसका मकसद क्या है? जो आपकी शिप बिल्डिंग के सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं और नई टेक्नोलॉजी है उनका एडवांसमेंट करना और स्टार्टअप को प्रमोट करना। इनके फोकस एरियाज क्या है? AI, रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी एंड इफिशियंसी इन्हांसमेंट है। अब मैं बात कर रही हूँ GRSC के बारे में, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। ये भारत की पहली ऐसी इंडियन शिपयार्ड है जिसने बिल्ड किए हैं एंड डिलीवर किए हैं 100 वॉरशिप को। कोलकाता में लोकेटेड है। मेनली इसे तैयार किया गया था जो हमारे नेवल वेसल्स हैं उनके कंस्ट्रक्ट और उनकी रिपेयरिंग करने के लिए। बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुआ करता था 1884 में, लेकिन बाद में इसे नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अंडरटेक कर लिया 1960 में। एंड 1961 में GRSC ने अपना पहला शिपयार्ड या फिर पहला इंडिजीनियसली वॉरशिप मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम था INS अजय। और 2006 में GRSC को मिनी रत्न कैटेगरी का स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया था। तो ये GRSC के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आइस की कौन सी नई स्टेज को डिस्कवर किया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो मीडियम डेंसिटी amorphous ice which was seen in the news was created in a container filled with a which material? तो स्टेनलेस स्टील के से फिल्ड एक कंटेनर था, उस कंटेनर में मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस की नई मतलब आइस के एक नए फॉर्म की डिस्कवरी की गई है। इसकी जो डेंसिटी और स्ट्रक्चर है वो सेम है वाटर के जैसा। ठीक है, द आइस वॉज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इन अ कंटेनर विथ स्टेनलेस स्टील वॉल एट द -200 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या स्ट्रक्चर नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन इससे वाटर की नई प्रॉपर्टी और नई प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कवरी करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, DCPCR मतलब
दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन्होंने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए बाल मित्र एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने। बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन है बिटवीन द पीपल्स एंड द चाइल्ड राइट पैनल। तो अगर किसी को लग रहा है कि किसी बच्चे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो इस व्हाट्सएप के चैटबॉट की मदद से कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सकता है। इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च इन फ्रॉम तमिलनाडु's पट्टीपुलम। तमिलनाडु के पट्टीपुलम से इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया गया है। इस हाइब्रिड रॉकेट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन 2023 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से। ये हाइब्रिड रॉकेट है, इसको स्कूल के स्टूडेंट ने, जो 100 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उनकी मदद से इसे तैयार किया गया है और ये वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड रेडिएशन को रिसर्च करने में यूज होगा। हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है? हाइब्रिड रॉकेट का मतलब होता है इसमें दो डिफरेंट स्टेट यूज की गई हैं एज अ प्रोपेलेंट, मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों तरीके के फ्यूल यहाँ पर यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ओपन एआई अनाउंस चैट जीपीटी। तो ये तो पूरे साल सुर्खियों में रही हुई न्यूज़ है। तो यहाँ पे बार्ड और चैट जीपीटी से क्वेश्चन बन सकता है। चैट जीपीटी किसने तैयार की है? तो चैट जीपीटी ओपन एआई नाम की कंपनी ने इसे तैयार किया है। जीपीटी का मतलब क्या होता है? जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये इसका मतलब होता है। तो चैट जीपीटी एक प्रोटोटाइप डायलॉग बेस्ड एआई चैटबॉट है जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है और बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से ह्यूमन की तरह राइटिंग कर सकता है, टेक्स्ट दे सकता है। ये इसकी बात है, ठीक है। फिर उसी को चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट बार्ड। तो बार्ड किसका चैटबॉट है? तो आंसर हो जाएगा गूगल का है, ठीक है। इसे बार्ड को लैम्डा जो बेसिकली गूगल फर्म की अपनी एक लैंग्वेज मॉड्यूल है, उसकी मदद से इसको तैयार किया है और ये बहुत एक्यूरेट तरीके से रिस्पॉन्स करता है, ऐसा कहना है। नेक्स्ट है GRSC एंड रोल्स रॉयस ने साइन किया है MOU फॉर मैन्युफैक्चरिंग मरीन इंजन्स इन इंडिया। तो जो मरीन इंजन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का जिम्मेदारी GRSC ने उठाया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने साइन किया है MOU किसके साथ? रोल्स रॉयस सॉल्यूशन ऑफ जर्मनी के साथ, और ये मैन्युफैक्चर करेगा हाई क्वालिटी मरीन डीजल इंजन को, ठीक है। कहाँ पर? जो GRSC का प्लांट है रांची में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। बेसिकली यहाँ पर जो MOU साइन हुआ है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए MOU साइन किया है। असेंबली, पेंटिंग, पार्ट सोर्सिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस के लिए ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए MOU साइन हुआ है और ये दोनों मिलकर MTU S4000 मरीन इंजन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक। मेटा ने लॉन्च किया है हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन द पार्टनरशिप विथ मैत्री फॉर G20 कैंपेन। ओके, तो G20 कैंपेन के लिए मैत्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेटा के साथ मिलकर एक कैंपेन रन किया है जिसका नाम है हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन। नाम से समझ में आ रहा है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनको ट्रैक करना है और उससे लोगों को टैकल करना है, लोगों को अवेयरनेस दिलानी है किस तरीके से आप सेफली इंटरेक्ट करें अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है IIT मद्रास रिसर्चर्स डेवलप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन मिल्क। अब दूध में होने वाली मिलावट, दूध में कई तरीके की मिलावट होती है, कई तरीके के एजेंट जैसे कि डिटर्जेंट, सोप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च, सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे कुछ एजेंट मिक्स किए जाते हैं दूध में, मिल्क में। तो मिल्क की प्योरिटी की चेक करने के लिए उसमें कोई मिलावट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस IIT मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है जो विथ इन 30 सेकेंड डिटेक्ट करके बता सकता है कि मिल्क में कोई अडल्ट्रेशन है या नहीं है, और इसके लिए बहुत ही कम 1 मिलीमीटर ऑफ लिक्विड सैंपल की ही रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनवील वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक। इनकोवैक क्या है? भारत की पहली या वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। मतलब
इसे इंजेक्शन नहीं देना है, इसको आप मतलब अपने नोज के जरिए इसकी वैक्सीनेशन होगी। इसे लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालते हैं। इनकोवैक इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसका अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है और एक हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज है। हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपने पहले दूसरी वैक्सीन ली थी फर्स्ट डोज, तो सेकेंड वैक्सीन आप इसको ले सकते हैं। इसे डेवलप भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आउटब्रेक देखा गया भारत में H3N2 इन्फ्लुएंजा का, इसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को हम हांगकांग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इलनेस करता है, उसको प्रॉब्लम करता है, इससे फीवर आता है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका आउटब्रेक भारत में देखा गया, इसलिए न्यूज़ में था। H3N2 आउटब्रेक भारत में देखा गया दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कंफर्म किया था ये बात कि इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 हैज़ बीन कॉजिंग दिस इलनेस। पहली बार इसका पहला जो वायरस था, बेसिकली ये जो वायरस है ना H3N2 या इन्फ्लुएंजा वायरस, इसकी कई सारी टाइप होते, कई सारी वैरायटी होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एटसेट्रा। इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था 1968 में, इसकी डिस्कवरी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है लीगो इंडिया। कैबिनेट अप्रूव्स लीगो इंडिया ग्रेविटेशन वेव डिटेक्टर। तो लीगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यूनियन कैबिनेट ने इसको बिल्ड करने की परमिशन दे दी है। महाराष्ट्र में इसको बिल्ड किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसकी 2600 करोड़ रुपए लगनी है और 2030 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। ये क्या है? एक एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है, ठीक है। और इसके कई पार्ट्स जो हैं वो यूएसए से आ रहे हैं, लगभग 560 करोड़ रुपए के जो पार्ट है वो यूएसए से आ रहे हैं। लीगो इंडिया को बिल्ड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके लिए एमओयू साइन जो है वो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और सेवरल अलग अलग नेशनल एजेंसीज के साथ यहाँ पे टाई अप हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं रैकून स्टीलर। स्टीलर मतलब चोरी करने का काम कर रहा है। बिल्कुल ये एक मेलवेयर है। मेलवेयर का मतलब होता है कि अनऑथराइज तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर घुस जाना और हमारे सिस्टम की जो फाइल है उनको डिस्टर्ब कर देना, उन्हें हैक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द रैकून स्टीलर विच वॉज सीन इन द न्यूज़। तो क्या था? एक मेलवेयर था जो कि इन्फॉर्मेशन को चोरी करने का काम कर रहा था बाया ईमेल के जरिए। हमारे सिस्टम के अंदर कई बार होता है ना, ईमेल में एक अलग अलग लिंक आती हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमें मैसेज आ जाते हैं, और जब हम उन लिंकों को क्लिक करते हैं तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो रिसेंटली जो IT डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें बताया कि 8 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी एंटिटी है इंडिया की, उसमें अटैक हुआ है रैकून स्टीलर का, और यूजफुल इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, ठीक है। It is a classical example of information stealing malware, which is commonly used by the hacker to obtain access to sensitive data stored in a user, browser and cryptocurrency wallet. Done. Next है Lockbit ransomware. Lockbit ransomware इसे भी अभी पाया गया कि ये टारगेट कर रहा है मैक डिवाइसेस को। किसको टारगेट कर रहा है? मैक डिवाइसेस को ये टारगेट कर रहा है। A ransomware is a type of malware दैट हाईजैक कंप्यूटर डेटा। ये हाईजैक कर लेता है कंप्यूटर डेटा को, कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट फाइल है, यूज़र की जो इंपॉर्टेंट फाइल है ना, उसको वो हैक कर लेता है और यूज़र उस फाइल को यूज़ नहीं कर पाता। अगर यूज़र को उस फाइल को यूज़ करने की परमिशन चाहिए, अब यूज़फुल डेटा है तो बहुत सारे यूज़र्स को चाहिए कि वो उस फाइल को यूज़ कर पाएँ, तो ये उनसे क्या करता है? रैंसम मतलब मनी मांगता है, फिरौती मांगता है। और फिरौती ऐसी वैसी नहीं, बिटकॉइन में मांगता है। बहुत एडवांस है भाई, ये बिटकॉइन में मांगता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्रिप्टो वायरस के नाम से भी जानते हैं। ओके, अ ransomware is a type of malware that hijack computer data and then demands payment usually in bitcoin in order to restore it. इसको पहले हम ABCD ransomware के नाम से भी जानते थे। ये कंप्यूटर वायरस के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में एंटर करता था और हमारी फाइल को इनक्रप्ट कर देता था और यूजर इस फाइल को फिर एक्सेस नहीं कर पाते थे। इसे पहली बार सितंबर 2019 में देखा गया था। इसे क्रिप्टो वायरस भी कहते हैं क्योंकि ये फाइल को अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी की डिमांड करता है। बेसिकली इसने टारगेट किया है, Lockbit has been used to target company in many different countries including USA, China, India, Ukraine and Europe. Done. नेक्स्ट बात करेंगे हैनले के बारे में। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप हैनले
recently joined hand with 10 other global observatory to observe the brightening of blazer। तो यहाँ पर हैंडले जो कि हमारा हिमालय का चंद्र टेलीस्कोप है, उसने 10 अलग अलग और ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी के साथ टाई अप किया है और जो ब्लेजर मतलब जो ब्लेजर लाइटनिंग एक्टिविटी होती है, ब्राइटनिंग एक्टिविटी होती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। ब्लेजर इज अ टाइप ऑफ गैलेक्सी जो कि कई सारे ब्लैक होल से इसको पावर मिल रही है और कई सारे इसमें ब्राइटेस्ट स्पॉट्स होते हैं इस ब्लेजर में। इसको ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेटरी के साथ हमने टाई अप किया है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक टूल, एक सॉफ्टवेयर जो डिटेक्ट कर सकता है ट्यूमर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये एक मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल होगा जो आसानी से डिटेक्ट कर सकता है कैंसर कॉजिंग ट्यूमर हमारी ब्रेन में और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। इसके लिए एक वेब सर्वर है जिसका नाम है जीबीएम ड्राइवर। जीबीएम ड्राइवर बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल है ऑनलाइन। इसका नाम है ग्लायोब्लास्टोमा म्यूटिफॉर्म ड्राइवर। बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्लायोब्लास्टोमा एक फास्ट एंड एग्रेसिव ग्रोइंग ट्यूमर होता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। एसबर बैंक जो कि रशियन बैंक है और इसने भी अपना एक एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है कंपीट टू चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से कंपीट करने के लिए पहले बार्ड आया और फिर यहाँ पर गीगा चैट आया। तो गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? रशिया की एसबर बैंक ने लॉन्च किया है। एआई बेस्ड है ये भी टूल और इसका मानना है, इसने क्लेम किया है कि बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है रशियन और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश पुलिस ने अलर्ट जारी किया था स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अबाउट द ब्लू बगिंग। तो ब्लू बगिंग क्या होता है? देखिए, ब्लूटूथ से वर्ड आया है ब्लू बगिंग। तो अगर आपका फ़ोन, लैपटॉप, वॉचेस, स्मार्टफोन आपका जो भी है, अगर आपके उसमें ब्लूटूथ ऑन है और ब्लूटूथ ऑन जब आपका है तो ब्लूटूथ की रेडियस में अगर कोई हैकर है तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। इसे ही हम ब्लू बगिंग यहाँ पे कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने यहाँ पे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अलर्ट इशू किया था। फर्स्ट बेबी बॉर्न इन ब्रिटेन यूजिंग डीएनए फ्रॉम 3 पीपल्स। तो 3 अलग अलग लोगों के डीएनए की मदद से पहले बेबी का जन्म हुआ है ब्रिटेन में। पहले बेबी का जन्म हुआ है ब्रिटेन में। ऐसा क्यों किया गया? सोचने वाली बात है। मान लेते हैं कि मदर है, मदर को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बच्चे को भी आ जाएगा। तो उस केस में वो मदर अपने बच्चे को नहीं जन्म देना चाहती है, तो उस केस में क्या करेंगे? मदर का एग लेंगे, मदर का जो डिफेक्टेड एग है उसको लेंगे। ठीक है, लिया और उसमें से जो अंदर का कंटेन था उसको हटा देंगे और हेल्दी सेल का कंटेन उसमें ऐड करेंगे और फिर स्पर्म के साथ उसमें क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और फिर मदर की बॉम्ब में उसको रख देंगे। तो इस तरीके से बच्चे को जन्म तो मदर ही देने वाली है। तो रिसेंटली ब्रिटेन fertility regulator said the first baby created using an experiment technique combining DNA from 3 people have been born in an effort to prevent the children from the inheriting rare genetic disease। इस टेक्निक को MDT मतलब माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट भी कहा गया है। uses tissue from the egg of the healthy female donor to create IVF embryo that are free from the harmful mutation their mother carry and are likely to pass on their children। नेक्स्ट है इंडिया टू हैव न्यू सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। ये है किरण रिजिजू जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को संभाल रहे हैं। पहले ये लॉ मिनिस्ट्री संभाला करते थे, अभी पोर्टफोलियो इनका चेंज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट इनका पोर्टफोलियो हो जाता है, आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को संभाल रहे हैं किरण रिजिजू और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर तक मतलब 2024 तक हम एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च करेंगे जो कि वेदर फॉरकास्टिंग करेगा। और ये जो नया कंप्यूटर होगा वो 18 पेटाफ्लॉप का होगा जिसकी कॉस्ट लगभग 900 करोड़ रुपीस की है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो मिहिर को यूज़ कर रहा है। मिहिर 2.8 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे ये यूज़ कर रहा है प्रत्यूष 4.0 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इन दोनों को 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है जुगलबंदी चैटबॉट। इसे लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन यही है, विच कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू जनरेटिव AI ड्रिवन चैटबॉट कॉल्ड जुगलबंदी डिजाइन फॉर फार्मर्स एंड रूरल इंडिया? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंड AI फॉर भारत एंड IIT मद्रास के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। ये एक पर्सनलाइज्ड चैटबॉट है
जो कि कई मल्टीपल क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं फार्मर्स के, और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो वो अपने डाउट को टेक्स्ट के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए बोल सकते हैं और उनको उसका आंसर भी उसी फॉर्म में मिल जाएगा। जुगलबंदी जो है वो इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से 10 को कवर करता है। नेक्स्ट है होमो नैलेडी। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक जो लिविंग बॉडी होती है उसका अपना एक साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम दो चीज़ों को कैरी करता है, एक होता है जीनस का नेम और एक होती है उसकी स्पीसीज का नेम। तो यहाँ पर एक नई स्पीसीज डिस्कवर हुई है एंशियंट ह्यूमन की, जिसका नाम है होमो नैलेडी। होमो नैलेडी बेसिकली, होमो नैलेडी जो नई ह्यूमन डिस्कवरी हुई है, स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, वो राइजिंग स्टार केव सिस्टम में हुई है। राइजिंग स्टार केव सिस्टम आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी शामिल है। यहाँ पर 15 इंडिविजुअल हमको रिमेन्स मिले हैं, जिसमें एडल्ट्स भी हैं, कुछ इन्फेंट्स भी शामिल हैं, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये जो रिमेन्स है वो 2 मिलियन ईयर पुराने हैं। ली बर्जर और उनकी टीम ने इसकी डिस्कवरी की है। इन्होंने पता लगाया है कि ये जो लोग थे, ये केव्स पे इन्हें कार्विंग करना भी काफ़ी पसंद था। नेक्स्ट है वाई क्रोमोसोम के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। केवल एक ऐसा क्रोमोसोम का पेयर है जो मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग होता है। फीमेल बॉडी में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वहीं मेल बॉडी में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अभी तक हमें लगता था केवल और केवल Y क्रोमोसोम होता है जो कि मेल के लिए, मेल चाइल्ड के बॉर्न के लिए, बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमें पता है जब X और X मिलते हैं तो गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, वहीं X और Y क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो बॉय चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक हमें लगता था कि Y जो क्रोमोसोम है केवल सेक्स डिसाइड करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नई डिस्कवरी यहाँ पे सामने आई है कि जो Y क्रोमोसोम होता है वो हमारे एजिंग के लिए और हमारे लाइफ स्पेन को रेगुलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब वाई क्रोमोसोम के जो जीन होते हैं वो हमारे एजिंग, हमारे बूढ़े होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात यहाँ पे पता लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है इजराइल टेस्ट फर्स्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी। तो इजराइल ने पहली ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी को जो है वो टेस्ट किया है, और इस टैक्सी को आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ कर सकती है और लैंडिंग कर सकती है। नेक्स्ट है फतह मिसाइल। किस कंट्री की मिसाइल है? तो फतह मिसाइल जो है वो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज आपको 1400 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। अगर देखें, इट कैन ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड ऑफ अप टू 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इतनी स्पीड से ये ट्रेवल कर सकती है, और इतनी फास्ट होती है ये कि कोई दूसरा इसका जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है इसको ट्रैक नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ये खास बात इस मिसाइल के बारे में है, तो फतह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गूगल एंड मेत्री ज्वाइन हैंड फॉर G20 स्टे सेफ ऑनलाइन। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल ने सिटीजन अवेयरनेस कैंपेन रन की है, G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, लोगों को बताने के लिए अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट है अभी तक की सबसे बड़ी डील के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट विथ एयरबस। तो इंडिगो जो कि एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है भारत की, उसने 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए एयरबस के साथ डील की है। ये अभी तक की लार्जेस्ट एवर सिंगल एयरक्राफ्ट परचेस डील बताई जा रही है एयरलाइन सेक्टर में। ये इंडियन एविएशन सेक्टर के मार्केट को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। इसके अलावा एक और डील की है एयर इंडिया ने डील की है एयरबस और बोइंग के साथ 470 एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो जिनमें से 250 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस से परचेस करेगा एयर इंडिया, और 220 एयरक्राफ्ट्स को परचेस करेगा बोइंग से। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस किया है अपना कॉन्फिडेंस कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट बन जाएगा एविएशन सेक्टर में इन द कमिंग ईयर्स। इसके साथ ये भी शो करता है कि हमारे यूएसए और फ्रांस के साथ कैसे रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है मैत्रीज R&D इंस्टीट्यूट समीर। तो समीर जो है वो मैत्री का एक R&D इंस्टीट्यूट है, ये बात हमको समझ में आई।
इसने साइन किया है MOU सीमेंस हेल्थिनियर्स के साथ, और ये लोग मिलके डिज़ाइन कर रहे हैं एक लो कॉस्ट MRI इक्विपमेंट, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में MRI की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो हम अगर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो हेल्थ केयर फैसिलिटी, इसलिए ये कदम उठाया गया है। मैत्री का R&D इंस्टीट्यूट है समीर, ठीक है, वो डिज़ाइन कर रहा है बेसिकली लो कॉस्ट MRI। समीर बेसिकली RF माइक्रोवेव रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डिज़ाइन करता था, अब इसको भी डिज़ाइन करने वाला है। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं। पहली न्यूज़ है, नासा विल लॉन्च इजराइल फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट इन अर्ली 2026। तो नासा इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन लॉन्च करेगा 2026 में, जिसका नाम है अल्ट्रासैट। तो अल्ट्रासैट किसका है? इजराइल का है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, IIT मद्रास पार्टनर विद जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप यूरिन बेस्ड टीबी डायग्नोसिस। अगर टीबी बीमारी को डायग्नोसिस करना है, उसका पता लगाना है, तो यूरिन की सहायता से भी लगाया जा सकता है। इसके लिए एक डिवाइस तैयार कर रहा है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स फ्रॉम केरला हैज बीन डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ कुकू बी फ्रॉम द कोले वेटलैंड एंड नेम्ड इज थ्रेसिन नरिंदनी। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, कोले वेटलैंड कहाँ है? तो केरला में है। कुकू बी नई डिस्कवरी हुई है कहाँ पर? तो कोले वेटलैंड में हुई है। अगर पूछा जाए थ्रेसिस नरिंदनी किसका नाम है? तो बी का नाम है, जिसकी डिस्कवरी अभी रिसेंटली हुई है। इंडियन रेलवे ने कंप्लीट कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क ऑफ हरियाणा, जो कि 1700 किलोमीटर का नेटवर्क था। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक हैज बीन एक्टिवेटेड इन इंडिया एंड लोकेटेड बिटवीन संचार भवन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस एट CGO कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क को सेटअप कर दिया गया है बिटवीन द संचार भवन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बूस्ट करेगा, उसको फास्ट करेगा, उसको बेनिफिट देगा, और यहाँ पे साइबर का जो सिक्योरिटी का जो थ्रेट होता है ना, उस थ्रेट को भी कम किया जा सकेगा। ओके, रिलायबल भी है और बेटर एक्सपीरियंस देता है। सो ये था हमारा साइंस एंड टेक। पूरे 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, नासा, इसरो, DRDO और मिसलेनियस, सारा कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप आने वाले एग्जाम में ये सारे वीडियोस, ये सारे टॉपिक्स आपको हेल्पफुल होंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको वीडियो के बीच में पूछा था कि आप मुझे बताइए ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट की तरफ ही क्यों लॉन्चिंग पैड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स किसके पास है? 4 ऑप्शंस है, सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड वीनस। जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं, तो जुड़े रहिएगा परचम की टीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।